चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीएससी 12th का थ्योरी पोर्शन है ना, जो एग्जाम के अंदर लगभग 30 से 40 मार्क्स के बीच में जो थ्योरी आएगी उस थ्योरी को हम कवर करेंगे, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं जो चीज नोट कराऊँ आपको, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, जो इंपोर्टेंट चीज बताऊं तो बुक ले लीजिए अपनी, अगर बुक है तो पास में, अगर नहीं है तो बाद में इस वीडियो से है ना देख के आप कर सकते हैं हाईलाइट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का सामान्य परिचय। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। ओके, अभी देख लेते हैं, अब आ रही होगी आवाज क्लियर। ओके, नम्रता मिश्रा भी आ चुके हैं, संदीप चौहान भी आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा 12th का पार्टनरशिप का है ना, जिसका नाम क्या है, साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो इंपोर्टेंट चीज बताऊं उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, और जो हाईलाइट करने जैसी चीज उसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने का मतलब है कि वो एग्जाम के अंदर मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है, और जो नॉर्मल अंडरलाइन करने जैसा है उसका मतलब है कि आपको ये सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें बता रखा है साझेदारी का अर्थ और परिभाषा, है ना, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें देखिए क्या बता रखा है कि साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। ये इंपोर्टेंट चीज है ना, क्या है ये इंपोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत पर लागू होता है। ठीक है, तो ये यहां तक अपने याद रखने जैसी चीज है, ये एग्जाम में आने जैसी नहीं है लेकिन फिर भी अपने याद रखने जैसा है ना, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व साझेदारी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। तो ये एक याद रखने जैसी चीज है कि 1932 जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है, उससे पहले कौन सी पार्टनरशिप चलती थी, उस समय पार्टनरशिप नहीं चलती थी, उस समय चलती थी भारतीय संविधान अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कौन से सन में बना था, 1872 में। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बताया गया साझेदारी का आशय व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी संवैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता को सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में आने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक नाम याद जरूर रखना है, सर फ्रेडरिक पोलक। इसने पार्टनरशिप के अंदर क्या बता रखी है, कुछ डेफिनेशन बता रखी है। यस, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, बफरिंग हो रहा है। शायद इंटरनेट रुक गया है, मैं चेक कर लेता हूँ कनेक्टिविटी। यस, तो चलिए चलते हैं। तो ये नाम याद रखने के लिए कहा था आपको कि सर फ्रेडरिक पोलक।
के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने सबके द्वारा या अथवा सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किए जाने व्यापार के लाभों को हिस्सा बांटने के लिए ठहराव किया हो, यानी एग्रीमेंट बना हो। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ नाम याद रखना है। सर फ्रेडरिक पोलक कोई भी आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे देंगे, उसमें जैसे पूछेंगे पहले क्या था 11th के अंदर लुकास पेसियोली का नाम था, है ना, तो इस तरह से यहाँ सर फ्रेडरिक पोलक की एक डेफिनेशन दे रखी है। फिर उसके बाद है जो इंपोर्टेंट अंडरलाइन करने जैसी चीजें, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट जो एग्जाम के अंदर आती है ना, तो इसको आपको हाईलाइट करना है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध से है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जिनका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या करना है, पूरा हाईलाइट करना है। ये एग्जाम में आने जैसा है, भारतीय साझेदारी अधिनियम से लेकर के किया जाता है तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट ध्यान रखने जैसी चीज है कि साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साझेदार। यानी कि जो पर्सनली आता है फॉर्म के अंदर एक इंडिविजुअल रूप से, वो क्या कहलाता है, पार्टनर कहलाता है। और कॉल कलेक्टिवली रूप से, यानी ग्रुप में फॉर्म को कलेक्टिवली रूप से क्या कहेंगे, उनको फॉर्म कहेंगे, यानी कि सभी जने मिलकर क्या कहलाते हैं, फॉर्म। ठीक है, और जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे कहते हैं फॉर्म का नाम, यानी कि जिस नाम से वो बिजनेस चलाएंगे उसे कहेंगे कॉल फॉर्म नेम। ठीक है, तो यहां तक अपने ये ध्यान रखने जैसी चीज है, और ये डेफिनेशन है जिसको आप इंपोर्टेंट अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है साझेदारी की आवश्यकता। क्या है साझेदारी की आवश्यकता, क्यों पड़ी साझेदारी की आवश्यकता, ये भी ध्यान में रखने जैसी चीज है। चलिए, तो यहां पर हम देख रहे थे साझेदारी की आवश्यकता है, नीड ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहां पर बता रखा है सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध चातुर्य, क्षमता, मालूम, अनिश्चित अस्तित्व आदि एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ। पूंजी अकार्य कार्यकुशलता अनुभव की पूर्ति के लिए साझेदारी की स्थापना की जाती है। वास्तव में यह विकेंद्रित साधनों की केंद्रीकरण है, जैसे कहीं पर पूंजी है तो कहीं पर प्रतिभा। संक्षेप में साझेदारी की आवश्यकता एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीमित पूंजी क्या होती है, अगर मान लो एक व्यक्ति अगर व्यवसाय शुरू करता है तो उस एक व्यक्ति को व्यवसाय चलाने के लिए उसके पास जितनी कैपिटल होगी उतना लगाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्ति जितने होंगे उन सबके पास कैपिटल ज्यादा होगी, तो ज्यादा कैपिटल होगी तो बिजनेस बढ़ेगा। फिर उसके बाद आता है सीमित प्रबंध, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा लिमिटेड स्किल तक मैनेजमेंट किया जाता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना मैनेजमेंट करेगा, लेकिन अगर ज्यादा व्यक्ति होगा तो ज्यादा मैनेजमेंट होगा। फिर क्षमता और चातुर्य का ना अपनी अपनी कैपेसिटी, अपना अपना टैलेंट, अपने अपनी जो इंटेलिजेंसी है उसके हिसाब से, है ना। फिर अनिश्चित अस्तित्व, यानी कि क्या बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, सपोज अगर मान लो व्यवसाय में लॉस हो जाता है तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर 4-5 जने हैं और अगर लॉस हो गया तो 4-5 जने मिलकर उस बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, आगे का नया कैपिटल लगा के बिजनेस चला सकते हैं। तो आदि एकाकी व्यापार की कमियां थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, साझेदारी का जन्म हुआ। तो अब देखने वाली चीज है कि साझेदारी की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, शायद वीडियो पॉज हो गया है। चलिए देखते हैं अब साझेदारी की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। एग्जाम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन लगभग आते ही रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है पार्टनरशिप की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इनमें पूछ सकते हैं आपको कि साझेदारी की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है। तो साझेदारी की निम्न विशेषताएं हैं, पहला 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर
इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का यानी कि अकेला साझेदार नहीं हो सकता। साथ ही ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हो। अतः भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक अवयस्क, पागल या कानून के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकता। तो आपको एक अंडरलाइन करने, हाईलाइट करने वाली चीज ये है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार कौन से व्यक्ति साझेदारी के रूप में फर्म के अंदर शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बता रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अवयस्क, पागल व कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति फर्म के साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। इसी विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर अगर 1 रह जाए या कम हो जाए तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि संख्या अगर घट करके मान लो एक साझेदार पर आ जाती है तो वो साझेदारी समाप्त मानी जाती है, ठीक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। जो हम ये पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं इसमें पार्टनर की अधिकतम संख्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या वह होगी जो निर्धारित की जाएगी, जो 100 से अधिक नहीं होगी। कितनी बता रखी है यहाँ? 100 से अधिक। लेकिन जब बोल दिया है, यानी कि लेकिन के बाद जो वर्ड आ रहा है, यानी कि अपने को लेकिन कंपनी विविध अधिनियम नियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत यह संख्या 50 तक कर दी गई है। अगर एग्जाम में हमें पूछे कि साझेदारों की अधिकतम संख्या फर्म में कितनी होगी तो हमें 100 ऑप्शन पे ध्यान नहीं, फोकस नहीं करना है। हमारा ऑप्शन रहेगा 50, यानी 50 आंसर सही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ कंपनी विविध नियम 10 के अंतर्गत साझेदारों की संख्या अधिकतम सीमित कितनी कर दी गई है? 50, जबकि कंपनी के अकॉर्डिंग कितनी है? 100। लेकिन जो सीमित कर दी गई है वही संख्या हमारे लिए फिक्स है, यानी कि न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदारों के अंदर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध का होना। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। साझेदारों का जन्म समझौते द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए समझौता उचित रहता है। ये ध्यान रखना, समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी वाद विवाद हो जाए, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो जाए, तो उनसे बचने के लिए अपने पास जो रिटन एग्रीमेंट है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपने को फैसला मिलेगा, ठीक है। भारतीय अनुबंध के अधिनियम की धारा 5 के अनुसार साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता है। केवल 2 पक्षकारों द्वारा मिलकर कारोबार करने मात्र से वे साझेदार नहीं बन जाते हैं। इसी प्रकार साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव से तथा उत्तराधिकारी से भी नहीं होता है, यह तो केवल ठहराव से उत्पन्न होता है। यानी कि अगर कोई जन्म ले लेता है, जन्म से साझेदार नहीं होता है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे। वॉइस नहीं आ रही है? चलिए हम देखते हैं लाभों का विभाजन। तो यहां पर चलिए यहां देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी? साझेदारी का जन्म समझौते के द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। इसको हाईलाइट कर दीजिए। और ये याद रखने वाली चीज है कि समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी भी विवाद से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखित समझौता ही मान्य रहेगा और वो उचित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाभों का विभाजन, यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट।
पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में इसमें बता रखा है कि साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है, वो उसे साझेदारों के मध्य बांटना है। इसको अंडरलाइन कर हाईलाइट कर दीजिए कि साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है और उसे साझेदारों के मध्य बांटना है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो अर्थात परोपकार करना हो, कानूनी रूप से साझेदार नहीं हो सकता। वो क्या कहलाती है, अलाभकारी संस्था है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, केवल सेवा करना, लाभ कमाना नहीं होता है। साझेदारी का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है परंतु हानि में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। यह ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बता रखा है कि साझेदारों का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है परंतु हानि में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई मान लो एग्रीमेंट के अंदर नहीं दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट पार्टनर ही बता रखे हैं, अगर किसी को लॉस होता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए अगर किसी को पार्टनर बना रखा है तो वो प्रॉफिट में ही पार्ट लेगा, लॉस में नहीं लेगा, ठीक है। जैसे अवयस्क साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं। जैसे एक 18 साल से कम व्यक्ति अगर है, साझेदारी फर्म में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लो फर्म के अंदर लॉस हो जाता है तो वो लॉस वो बियर नहीं करेगा, वो वहन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अवयस्क है, 18 साल से कम है। विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभों के अनुपात में बांटा जाता है। अगर मान लो साझेदारों के मध्य एग्रीमेंट है और प्रॉफिट बांटने के बारे में बता रखा है, सपोज लॉस हो गया और जिसके बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, उसी रेशियो में क्या करेंगे, वो लॉस भी बियर करेंगे, यानी कि वहन करेंगे, ठीक है। अरे ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय का होना, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट करने जैसा चीजें, साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है, वो उसे साझेदारों के मध्य बांटना है, ठीक है। व्यवसाय का होना यानी कैरिंग ऑन ए बिजनेस, साझेदारी के गठन के मध्य उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना चाहिए। व्यवसाय शब्द के प्रत्येक व्यापार, धंधा व पेशा, यानी कि व्यवसाय शब्द में प्रत्येक में व्यापार, धंधा व पेशा, ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन शामिल है। यदि किसी भी संस्था का गठन धार्मिक या सामूहिक कार्यों के लिए किया जाता है तो उसे साझेदारी नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट करने जैसी चीज है, साझेदारी के गठन का उद्देश्य किसी वैध व्यवसाय को चलाना चाहिए, है ना। बस यहाँ इसके अंदर व्यवसाय का होने के अंदर क्या है, कौन सा वैध व्यवसाय होना चाहिए, यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे 5th पॉइंट, व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है, यानी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें क्या बता रखा है कि कोई भी एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में उस व्यवसाय को चला सकता है या सभी मिलकर के भी उस व्यवसाय को चला सकते हैं। तो इसके अंदर कानूनी रूप से व्यवसाय के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं, परंतु व्यवसाय का संचालन उन सभी की सहमति से कोई भी साझेदार कर सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि प्रत्येक साझेदार फर्म के लिए क्या होता है, एजेंट भी होता है और मालिक भी। एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है और स्वामी इसलिए क्योंकि वह अन्य साझेदारों के कार्यों से भी बाध्य होता है। यानी कि इसमें क्या बता रखा है कि अगर मान लो कोई पार्टनर ऐसा एक्शन ले लेता है जिसकी वजह से फर्म को कोई लायबिलिटी चुकानी पड़ जाती है या लॉस हो जाता है तो उसका बियर वो अकेला नहीं करेगा, पूरी फर्म करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पूरी फर्म के अंदर अगर लॉस आ रहा है, दूसरे लोगों की वजह से लॉस आ रहा है, तो उसको भी बियर करना पड़ेगा, उसको वहन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय का संचालन वह कर सकता है प्रतिनिधि के रूप में या सभी सामूहिक रूप से भी व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रखा अधिनियम एक्ट, जो इंपॉर्टेंट है, साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा संचालित होता है ना। फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था, 1932 के द्वारा भारतीय साझेदारी अधिनियम चलता है। फिर उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट 7th पॉइंट, अमृता चौधरी भी आ चुके हैं।
चलिए शुरू करते हैं आगे का। चलिए नेक्स्ट है असीमित दायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक रूप से उत्तरदायी होता है। ये पूरी इंपोर्टेंट अंडरलाइन करने वाली चीज है कि साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, सीमित, असीमित, निश्चित, अनिश्चित। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, यानी कि अगर उसको लॉस हो जाता है तो उसने जितनी कैपिटल फर्म के अंदर लगा रखी है उससे भी ज्यादा उसको पैसा भरना पड़ सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी भरना पड़ सकता है। अन्य शब्दों में साझेदार समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त अथवा पृथक दोनों रूप से उत्तरदायी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथक अस्तित्व नहीं यानी नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। क्या होता है सेपरेट एग्जिस्टेंस, बताइए कमेंट में बताइए क्या होता है पृथक अस्तित्व। चलिए मैं बताता हूँ। 11th में हमने जब पार्टनरशिप सिंगल एकल व्यवसाय पढ़ा था यानी कि सिंगल बिजनेस पढ़ा था, प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर क्या बताया गया था कि अगर एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करता है तो उसका और व्यवसाय का दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, यानी जिसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट यानी प्रतीक अस्तित्व अवधारणा के अंतर्गत पढ़ा था। मालिक और उसका बिजनेस अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। इसमें बता रखा है पृथक अस्तित्व नहीं, यानी यहाँ पर क्या है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि साझेदार और फर्म दोनों का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, सभी क्या है, एक ही है। यानी कि अब पढ़ते हैं इसके बारे में। साझेदारी फर्म का साझेदार से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व अलग न होने से आशय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फर्म के साथ हुआ है तो उसकी लायबिलिटी या उसको पे करना फर्म के साथ साथ उस पार्टनर को भी जरूरी होता है। ठीक है, नेहा चौधरी का कमेंट है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक ही हैं। बिल्कुल, यहाँ बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे, इनको यहाँ पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनर। तो यहाँ पार्टनर और उनका जो व्यवसाय है फर्म, वो क्या कहलाएंगे, दोनों एक ही है। क्या कहलाएगा, दोनों एक ही। यहाँ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पृथक अस्तित्व नहीं है। जो हम 11th में पढ़े थे, यानी कि एकल व्यवसाय होता है जिसके अंदर क्या होता है, उसका मालिक और व्यवसाय दोनों सब अलग अलग होता है उनका अस्तित्व, यानी पृथक अस्तित्व अवधारणा होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति मर जाता है, सेपरेट वहां पर हमने क्या पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में क्या पढ़ा था, एकल व्यवसाय में क्या होता है, अगर मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस कौन चलाएगा, उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा चलाएगा, उसका भाई चलाएगा, उसके पिताजी चलाएंगे, है ना यहाँ। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप है तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी जने सामूहिक रूप से फर्म को चलाते हैं, इसलिए सभी जनों की लायबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। मेरी वॉइस आ रही है आपको? ये बारिश की वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत कर रहा है।
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर लगभग एक आधा क्वेश्चन इसका भी बन सकता है कि साझेदारी के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको पता है कितने टाइप्स की पार्टनरशिप है? वेरी गुड, 4 तरह की पार्टनरशिप है। दायित्व के अनुसार साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। ओके, नेहा बोल रहे हैं आ रही वॉइस, ठीक है। फिर समय अनुसार साझेदारी, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी और वैधता के अनुसार साझेदारी। संदीप बोल रहे हैं कि सर क्लास का टाइम चेंज कर लो ना। ओके संदीप, देखते हैं क्या टाइम रखना है ये बता दीजिए, उस हिसाब से टाइम रख लेंगे। ओके, तो बता दीजिए टाइम क्या रखना है, अगर सुटेबल हुआ तो उस हिसाब से रख लेंगे हम। चलिए, तो यहां पर बता रखा है कि साझेदारी के जो प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है वो 4 टाइप्स की बता रखी है, 4 तरह की पार्टनरशिप है। पहली बता रखी है दायित्व के अनुसार साझेदारी, दूसरा समय के अनुसार साझेदारी, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी और वैधता के अनुसार साझेदारी। ठीक है, यहाँ पर दायित्व के अनुसार साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, समय अनुसार साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी यानी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वैधता के अनुसार साझेदारी यानी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, लीगलिटी। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले दायित्व के अनुसार साझेदारी। तो यहां सबसे पहले बता रखा है सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है बिल्कुल। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं सीमित दायित्व का मतलब क्या होता है कि ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है, उसे क्या बोलते हैं? सीमित दायित्व वाली साझेदारी। संदीप बोल रहे हैं कि मॉर्निंग या इवनिंग में। ओके संदीप, देखते हैं, ट्राई करेंगे मॉर्निंग में। ओके, तो चलिए, तो सीमित दायित्व का मतलब क्या हुआ? ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है, वो सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है जिसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जिसमें क्या होता है कि फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए भी क्या होता है, सभी साझेदार संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसी साझेदारी क्या कहलाती है? असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए फर्म के अंदर लगा रखे हैं, ठीक है, अगर वो सीमित दायित्व वाली साझेदारी में है, तो अगर मान लो फर्म के अंदर 50,000 से ज्यादा लॉस हो गया है, तो उसका लॉस कहां तक होगा? सिर्फ 50,000 तक ही होगा, उससे ज्यादा वो बेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो असीमित दायित्व वाली साझेदारी में है, असीमित दायित्व वाली साझेदारी में है, यानी कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 50,000 रुपए तो वो कैपिटल तक जाए वो तो लॉस बेयर करेगा। अगर मान लो उससे ज्यादा अगर लॉस आ रहा है तो वो पर्सनली ला करके भी पैसा भरेगा। ठीक है, नेहा भी बोल रहे हैं चलो सर मॉर्निंग में कर लीजिए। ठीक है, तो मॉर्निंग का टाइम बता दीजिए, मॉर्निंग में कितने बजे रखना है? और उसके बाद दूसरा है साझेदारी का प्रकार, जिसमें क्या बता रखा है? समय अनुसार साझेदारी, जिसमें क्या होता है? पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि फिक्स टाइम पार्टनरशिप और नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। इसमें क्या बता रखा है कि निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो किसी निश्चित समय के लिए की गई हो, जैसे फिक्स टाइम होता है कि 2 महीने 4 महीने के लिए अगर कोई पार्टनरशिप करता है तो उस हिसाब से वो क्या कहलाएगी? निश्चितकालीन पार्टनरशिप कहलाएगी। और जैसे वो टाइम कंप्लीट होता है वो साझेदारी समाप्त हो जाती है। दूसरा आता है अनिश्चितकालीन, ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। आगे समझ में?
नम्रता बोल रहे हैं सर टाइम सही है। नौ या 10 AM पर। चलिए देखते हैं, पूरा पॉसिबल हुआ तो 9 या 10 बजे शुरू कर देंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं। नेहा बोल रही है 9:30 बजे। चलिए जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले से, है ना, कब क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं देखता हूँ, टाइम सेट करता हूँ, ठीक है। चलिए संदीप और नेहा दोनों बोल रहे हैं कि 9:30 बजे कर लीजिए मॉर्निंग में। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ देखिए निश्चितकालीन यानी कि फिक्स टाइम पार्टनरशिप और नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप, यानी कि हमने दो तरह की साझेदारी देखी थी, पहले दायित्व के अनुसार और फिर टाइम के अनुसार। तीसरी है साझेदारी का प्रकार यानी उद्देश्य के अनुसार साझेदारी, जिसमें पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दो तरह की पार्टनरशिप होती है, यानी ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। क्या होती है ऐच्छिक साझेदारी? ऐसी साझेदारी जिसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जो क्या होता है अपनी इच्छा से व्यवसाय को छोड़कर जाना चाह सकता है तो जा सकता है। उसमें क्या होता है, यदि ऐसी साझेदारी निश्चित अवधि की साझेदारी होती है जिसमें अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखते हैं तो वह साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर पार्टनर क्या करता है, सभी साझेदारों को नोटिस देकर के भी जा सकता है या सभी साझेदार चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं, ये ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। दूसरी आती है विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो विशेष कामों के लिए स्थापित की जाती है, जैसे उद्देश्य पूर्ण होने पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। विशेष साझेदारी के अंदर जैसे सड़क बनाने का काम, पुल बनाने का काम, बिल्डिंग बनाने का काम, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। आ रहा समझ में आपको? संदीप बोल रहे हैं कि सर मेरे को भी ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दिया करो। बिल्कुल, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आज ऐड किया है, तो आज का तो नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, अब आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं आपको लिंक शेयर करूंगा कि आपकी जो भी फ्रेंड है आप उनको भी शेयर कीजिए, वो चाहे तो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हाँ, आपका नाम विजेंद्र है, बिल्कुल मैंने ऐड कर लिया है ग्रुप में। ठीक है विजेंद्र, आपको है ना नोटिफिकेशन आ जाएगा और ग्रुप के अंदर ऐड किया है तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास पहले आ जाएगी, ठीक है। चलिए पार्टनरशिप का चौथा पॉइंट है वैधता के अनुसार साझेदारी, यानी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी। क्या होता है पार्टनरशिप? वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी देश के प्रचलित नियमों के अनुसार स्थापित साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है, यानी अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं, उन अलग अलग कानून के हिसाब से जो पार्टनरशिप की गई होती है वो क्या कहलाती है, लीगल पार्टनरशिप कहलाई होती है। यानी कि रूल्स ऑफ उनके जो कानून होते हैं, कानून के अकॉर्डिंग अगर जो पार्टनरशिप की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है, वो क्या कहलाती है, वैध साझेदारी कहलाती है। अवैध साझेदारी वो होती है इलीगल पार्टनरशिप, यदि किसी साझेदारी की स्थापना प्रचलित नियमों के अनुसार न हो तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। निम्न दशाओं में एक साझेदारी अवैध कहलाती है। संदीप बोल रहे हैं कि संदीप मत बोला करो। ओके संदीप, हम आपको संदीप नहीं बोलेंगे, विजेंद्र बोलेंगे, ठीक है। पर ये याद रखना पड़ता है, वहां जो कमेंट दिखता है आपका नाम ही आ रहा है संदीप चौहान करके, है ना। तो यहां देखिए वैधता के अनुसार साझेदारी, जिसमें क्या होता है वैध साझेदारी, जो क्या होता है अपने अपने देश के हिसाब से जो कानून होते हैं उन कानून के अनुसार प्रचलित जो साझेदारी होती है वो वैध साझेदारी कहलाती है। और अवैध साझेदारी यानी इलीगल पार्टनरशिप, यदि किसी साझेदारी की स्थापना प्रचलित नियमों के अनुसार न हो तो ऐसी साझेदारी क्या कहलाती है, अवैध कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो उस देश के कानून है उसको छोड़ के, उसके या तोड़ के अगर अलग से जो पार्टनरशिप चलाई जाती है वो क्या कहलाती है, अवैध साझेदारी कहलाती है। देखिए और अवैध साझेदारी होने के कौन कौन से कारण है। पहला,
जबकि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी है। अगर इलीगल तरीके से अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका मोटो गैर कानूनी है तो आपका व्यवसाय क्या कहलाएगा? अवैध कहलाएगा। जबकि साझेदारी की संख्या 2 से कम हो जाए और अधिकतम 50 से अधिक हो जाए, ठीक है। ये अधिकतम 50 संख्या कहाँ बता रखी थी? कंपनी विविध नियम 2013 के अंदर, ठीक है। कितनी बता रखी है? 50 तक सीमित की गई है संख्या साझेदारों की। जबकि यहाँ पता क्या बता रखा है कि 2 से कम अगर हो जाता है, अगर 2 व्यक्तियों से कम संख्या अगर हो जाती है, 50 से अधिक हो जाती है, तो वो साझेदारी क्या कहलाएगी? इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। जबकि साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, यानी इंटरनेशनल पॉलिसी और लोक नीति को बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। अगर किसी व्यवसाय व्यापार का व्यापार अगर लोक नीति के विरुद्ध जाता है, यानी पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट जाता है या इंटरनेशनल पॉलिसी को तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो वो क्या कहलाएगी? इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। जैसे मान लो मिलावट का सारा सामान क्या करते हैं? खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं और भी दूसरी चीजों में मिलावट करते हैं, तो मिलावट क्या होता है? लोक नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बता रखा है, जबकि किसी साझेदार से जब किसी साझेदार में शत्रु राष्ट्र का नागरिक बना दिया जाए, अगर कोई पार्टनर एनिमी कंट्री का यानी कि दुश्मन राष्ट्र शत्रु राष्ट्र का अगर नागरिक है और हमारे यहाँ पार्टनरशिप कर रहा है, तो क्या होगा? वो पार्टनरशिप हमारी इलीगल हो जाएगी। तो इस तरह से अवैध साझेदारी के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अवैध साझेदारी इलीगल पार्टनरशिप होने के कौन कौन से कारण है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव में भी इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इस पे फोकस करना। ओके सर, ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर सकता हूं क्या? ओके, आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर दीजिए। अब आता है साझेदारी सल्लेख। क्या होता है साझेदारी सल्लेख? यानी कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि एक पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। जैसे ही आपको पता है कि साझेदारी के मध्य समझौता होता है, जो लिखित समझौता हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। जो लिखित होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदारी सल्लेख बोलते हैं। साझेदारी सल्लेख में निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है। क्या क्या बातें होती है? देखो, सबसे पहले फर्म का नाम और पता होता है, साझेदारों के नाम पते होते हैं, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति होती है, लाभ का विभाजन। इनमें से यानी कि ये जो 22 पॉइंट बता रखे हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। कोई 3 पॉइंट तो इनमें से ले लेंगे और एक डिफरेंट पॉइंट ले लेंगे और पूछ लेंगे साझेदारी सल्लेख के अंदर कौन सी बात या कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। तो ध्यान रखना है अपने को, इनके बारे में एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम के अंदर लगभग आया हुआ है। साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक है। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन कौन से रूल्स हैं जो पार्टनरशिप जब एब्सेंस होती है उसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि जब आपके पास डीड नहीं होती है उस समय कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहला पॉइंट बता रखा है, लाभ विभाजन अनुपात। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन समान अनुपात में होगा। ध्यान रखना, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे, जो भी लाभ होगा और लाभ के साथ में आप हानि भी यहाँ लिख सकते हैं कि लाभ और हानि क्या करेंगे, बराबर में साझेदारों के मध्य बांट देंगे। अगर 2 जने हैं तो 50-50 बांट देंगे, 4 जने हैं तो 25-25% सबके पास आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज। यहाँ दूसरा पॉइंट ये बता रखा है, पूंजी किसे बोलते हैं? जो साझेदारों पैसा व्यवसाय के अंदर लगा रखा है, ठीक है। तो उस पूंजी पर ब्याज मिलता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, साझेदारी सल्लेख का अभाव है, तो क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म ब्याज नहीं लेगी। अगर कोई साझेदार फर्म से अगर पैसा विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग करता है, विड्रॉ करता है ड्रॉइंग के रूप में, कौन से किस रूप में, ड्रॉइंग के रूप में, आहरण के रूप में, तो फर्म उससे क्या करेगी, ब्याज नहीं लेगी। किस कंडीशन में नहीं लेगी, जब एग्रीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, साझेदारों को पारिश्रमिक, यानी साझेदार को पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 4 पॉइंट देख लिए थे हमने, कौन कौन से हैं। पहला, लाभ विभाजन बराबर में बांटा जाएगा। दूसरा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरा, किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे। चौथा, प्रत्येक किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 5वां है, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से लगाया जाएगा। क्या करेंगे, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से
दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी साझेदार ने लोन के रूप में अगर फर्म को पैसा दे रखा है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन और प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार का क्या अधिकार है कि वो व्यवसाय का संचालन कर सकता है और उसके प्रबंधन में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक साझेदार को फर्म में की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। यानी कि प्रत्येक जो साझेदार हैं उसको फर्म की जो पुस्तकें हैं उनकी क्या करेगा, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना, उनकी प्रतिलिपि लेना यानी कि फोटोकॉपी ले सकता है, उनकी कॉपीज ले सकता है। ठीक है, उसको राइट्स है इस चीज के। तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट अपने ध्यान में रखने जैसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बहुत आने वाला चीज है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा है इसलिए, वरना मैं हाईलाइट इसको कर लेता पीडीएफ को। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का। आगे देखेंगे कल से साझेदारों के पूंजी खाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। चलिए बताइए, और किसी को कोई दिक्कत? एंड करें सेशन। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए सेशन में आगे का टॉपिक लेके। ठीक है, थैंक यू।